गुड इवनिंग टू ऑल। पिछले क्लास में हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग इसके राजनीतिक कार्यों का अध्ययन किए। संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों में हम लोग देखे इंडोनेशिया समस्या का समाधान करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा। उसके बाद सोवियत संघ और ईरान विवाद को सुलझाने में भी संयुक्त राष्ट्र सफल रहा। उसके बाद हम लोग देखे कि 1946 में यूनान विवाद को भी सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा। आज हम लोग फिलिस्तीन की समस्या के पर अध्ययन करेंगे। फिलिस्तीन की समस्या आज भी चर्चा में रहती है। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में आज भी संघर्ष जारी रहता है। जब न तब छिटपुट संघर्ष होते रहते हैं, जो न्यूज़ का विषय रहता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में, संघर्ष के बारे में किसी को जानकारी है कुछ? इजराइल और फिलिस्तीन अक्सर चर्चा में रहता है। इस संबंध में किसी को कुछ जानकारी है इस क्लास में? नहीं सर। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। नो सर। वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर से शेयर करना पड़ेगा। एक सेकंड। अब दिखाई पड़ रहा है? नहीं सर, आपका फोटो सिर्फ दिख रहा है। आपका खाली फोटो आ रहा है। अच्छा ठीक है, शेयर कर रहे हैं। अब दिखा? यस सर, दिख रहा है। हाँ देखो, ये फिलिस्तीन है। ये जो 1947 के पहले फिलिस्तीन को देखो, जो हरा रंग में है सबसे पहला बॉक्स में। 1947 के पहले ये फिलिस्तीन है, पूरा जो हरा रंग का दिख रहा है ये फिलिस्तीन है। तो ये फिलिस्तीन जो है पहले इंग्लैंड के संरक्षण में था। इसका स्वामित्व किसके पास था? इंग्लैंड के पास था। और इंग्लैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह आश्वासन दिया था कि युद्ध के बाद फिलिस्तीन में यहूदी राज स्थापित किया जाएगा। यह आश्वासन किसको दिया? आश्वासन दिया यहूदियों को। यहाँ पर यहूदी और मुस्लिम लोग निवास करते थे। तो यहाँ पर यहूदियों को आश्वासन दिया कि युद्ध के बाद यहूदी राज्य स्थापित किया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ के मुस्लिमों को भी आश्वासन दिया कि युद्ध के बाद मुस्लिम राज्य स्थापित किया जाएगा। यानी इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इंग्लैंड ने लड़वाने का काम किया, यहूदियों और अरबों के बीच में, मुस्लिमों के बीच में लड़वाने का बीज रोपा। क्योंकि दोनों को आश्वासन दिया कि यहाँ पर युद्ध के बाद एक को बोला कि यहूदी राज्य स्थापित किया जाएगा और दूसरे पक्ष को बोला कि यहाँ पर मुस्लिम राज्य स्थापित किया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अरबों और यहूदियों में खूनी संघर्ष आरंभ हो गया। जैसे भारत में हुआ ना, भारत और पाकिस्तान, भारत देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन आज़ाद के साथ ही भारत और पाकिस्तान बट गया धर्म के आधार पे। उसी प्रकार यहाँ भी धार्मिक लड़ाई है। यहाँ जो लड़ाई है यहूदी और मुस्लिमों के बीच में है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र के जो जनरल असेंबली है वो फिलिस्तीन को दो भाग में बांट दिया। देखो 1947 में, देखो 1947 में दिखाई पड़ रहा है, जो हरा रंग है वो फिलिस्तीन हुआ और जो सफ़ेद रंग है घेरा में वो इजराइल हुआ। दिखाई पड़ रहा है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जनरल असेंबली है
फिलिस्तीन को दो भागों में बांट देता है। ये पूरा फिलिस्तीन है, इसको दो भाग में बांट दिया। देख सकते हैं, जो हरा रंग है वह फिलिस्तीन है और इसी में जो सफ़ेद रंग है वह इजराइल हुआ। इस तरह से बंटवारा हुआ। भारत के भी देख सकते हैं कि कैसे बंटवारा किया था। जो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश है, वो पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान, वही पाकिस्तान ही था। भारत के दोनों तरफ पाकिस्तान को बांटा था। उसी प्रकार यहाँ भी देखो, इजराइल जो है दोनों तरफ है, अब बीच में फिलिस्तीन है। तो इस प्रकार बंटवारा किया। लेकिन इसका जो सीमा विवाद है वो नहीं सुलझा, न इसको ये अरब लोग नहीं माने। तो इस प्रकार लड़ाई चलती रही और 1948 में फिलिस्तीन पर से ब्रिटिश संरक्षण समाप्त कर दिया गया और यहूदियों के लिए एक नया राज्य इजराइल की स्थापना की गई। इजराइल की स्थापना हुई 1948 में। लेकिन अरब लोग क्या किया? इस विभाजन को स्वीकार नहीं किया। अरब लोग इस विभाजन को स्वीकार नहीं किया क्योंकि अरबों को भी आश्वासन दिया हुआ था कि यहाँ पर मुस्लिम राज्य स्थापित किया जाएगा और यहूदियों को भी आश्वासन दिया था कि यहाँ पर यहूदी राज्य स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रकार बंटवारा हुआ। तो इस बंटवारा को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद अरब लोग आक्रमण कर दिया इजराइल पर। तो फिर इस शांति स्थापना तो हुई इस युद्ध में, लेकिन ये लड़ाई अस्थायी रूप से समाधान नहीं हो सका। संयुक्त राष्ट्र के प्रयास से शांति स्थापना तो हुई यहाँ पर, लेकिन अस्थायी नहीं हो सकी। जैसे भारत में कश्मीर को लेकर के विवाद जारी है, उसी प्रकार इजराइल में भी विवाद जारी है, संघर्ष होते रहता है। लेकिन जब संघर्ष होता है तो इजराइल जो है अधिक संपन्न देश है, इस कारण वह फिलिस्तीन पर कब्जा करते जाता है। हम लोग देख सकते हैं 1967 में फिलिस्तीन के पास मात्र 22% भूमि बची है। जब संघर्ष होता है, जब इजराइल फिलिस्तीन के एरिया पर कब्जा कर लेता है। हम लोग देख सकते हैं पहले 1947 के पहले फिलिस्तीन पूरा दिखाई पड़ रहा है। 1947 में इजराइल आया तब फिलिस्तीन हो गया 44%, उसकी भूमि हो गई। 1967 में संघर्ष लगातार होते रहा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, तो फिलिस्तीन हो गया मात्र 22%। फिर 2020 में देखो मात्र 15% भूमि बची है फिलिस्तीन के पास। ये जो पश्चिम में है वो गाजा पट्टी है, यहीं से मुख्य रूप से हमास वगैरह संगठन यहाँ पर रहता है, आतंकवादी संगठन जो कि इजराइल पर हमला करते रहता है। तो ये इस प्रकार लड़ाई चल रही है। जिस प्रकार कश्मीर का विवाद चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसी प्रकार इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या बनी हुई है। देखने से ही लग रहा है कि लड़ाई सुलझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो पहले 100% था, जो 1947 के पहले 100% था, वो अभी कितना बचा हुआ है? वो कितना परसेंट बच रहा है? 15% हो गया है। हाँ, 50% क्या है? इजराइल की फिलिस्तीन। 100% कौन था? 100% कौन था? फिलिस्तीन। पूरा फिलिस्तीन था, इजराइल के तो अस्तित्व नहीं था। फिर उसके बाद 1947 में इजराइल का अस्तित्व बना। तो फिर उसके बाद देखो इजराइल बढ़ता चला गया। जब युद्ध होता है, जब फिलिस्तीनी कुछ हिस्सा पर कब्जा कर लेता है इजराइल। आज फिलिस्तीन के पास मात्र 15% भूमि ही बचा है। तो ये हुआ फिलिस्तीन की समस्या, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1948 में शांति स्थापना की गई थी, परंतु यह स्थायी समाधान नहीं हुआ। इसका संघर्ष हमेशा होते रहता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद कोरिया संकट को देखते हैं। कोरिया संकट को देखते हैं। कोरिया यहाँ पर तो दिखाई पड़ेगा, जापान के बगल में। जापान के बगल में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। आज जो हम पढ़ा रहे हैं उसका वीडियो बना के हम पहले ही कल ही हम डाल दिए थे यूट्यूब पर। यदि कोई देखे होंगे तो उसको आज समझने में आसानी होगी। तो कोरिया संकट देखते हैं। जापान के बगल में कोरिया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले कोरिया जापान के संरक्षण में था।
इसका स्वामित्व किसके पास था? जापान के पास। लेकिन जापान के पराजय के बाद इसे दो भाग में बांट दिया गया, एक उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया पर है जो कि सोवियत संघ का प्रभाव था, और दक्षिणी कोरिया पर अमेरिका का प्रभाव था। 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। सुरक्षा परिषद ने उत्तरी कोरिया को आक्रामक घोषित कर उसके विरुद्ध कार्रवाई का निर्णय लिया। फिर संयुक्त राष्ट्र की सेना भेजी गई। फिर अंततः 1953 में दोनों पक्षों में संधि हो गई, यानी संयुक्त राष्ट्र के प्रयास से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में संधि हो गई, और इस प्रकार विनाशकारी युद्ध होने से बच गया। तो इसको संक्षेप में समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के युद्ध को शांतिपूर्वक समाधान करने में संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान रहा, और यह हुआ 1953 ईस्वी में। आक्रमण कब किया था उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया पर? 1950। हाँ 1950। हाँ, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया पर 1950 में आक्रमण किया, और 1953 में समझौता हुआ, शांति समझौता हुआ ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास से। इस प्रकार कोरिया संकट को समाधान करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अगली सफलता थी वह स्वेज नहर को लेकर थी। स्वेज नहर हम लोग देख सकते हैं, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो नक्शा में दिख रहा है। स्वेज नहर हुआ है जो कि मिस्र के अधीन है। मिस्र यहाँ पर इप्ट लिखा हुआ है, EGYPT, इप्ट। तो मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर 1956 में स्वेज नहर को राष्ट्रीयकरण कर दिए, यानी कि इसे अपने अधीन घोषित कर दिए। तो इस पर अब तक इंग्लैंड और फ्रांस का नियंत्रण था। इसके पहले इंग्लैंड और फ्रांस का इस पर नियंत्रण था। तो जाहिर सी बात है, जब मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर 1956 में स्वेज नहर को अपने देश का हिस्सा बता दिए, तो इसे इंग्लैंड और फ्रांस विरुद्ध हो गया। तो इंग्लैंड और फ्रांस के समर्थन से इजराइल मिस्र पर आक्रमण कर दिया। इजराइल हम लोग देख सकते हैं, स्वेज नहर के बगल में इजराइल लिखा हुआ है, यहीं पर है फिलिस्तीन और इजराइल। स्वेज नहर के बगल में इजराइल दिख रहा है। तो इजराइल क्या किया, मिस्र पर हमला कर दिया। किसके समर्थन से? इंग्लैंड और फ्रांस के समर्थन से। और इंग्लैंड और फ्रांस के सैनिक भी इस लड़ाई में कूद गए। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से जो भी आक्रमणकारी सेना थी वो वापस हो गई, और मिस्र में शांति व्यवस्था स्थापित हो गई, और स्वेज नहर मिस्र को ही मान लिया गया। स्वेज नहर पर प्रभाव किसका रहा? मिस्र का ही प्रभाव बना रहा। इस प्रकार स्वेज संकट को समाधान करने में संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान रहा। उसके बाद अगला देखते हैं सफलता। वो अगला जो सफलता है, सीरिया लेबनान समस्या। सीरिया दिखाई पड़ रहा होगा। यस सर, दिखाई पड़ रहा है। सीरिया और बगल में देखो छोटा सा देश है। सीरिया बड़ा है, उसके बगल में छोटा लेबनान है, इजराइल के ऊपर। अभी हम फिलिस्तीन का चर्चा किए, इजराइल और फिलिस्तीन यही था। और इसके ऊपर यहाँ मिस्र है, मिस्र के ऊपर इजराइल है, इजराइल के ऊपर ये लेबनान, और लेबनान के ऊपर सीरिया। तो सीरिया और लेबनान समस्या क्या है? तो इन दोनों स्थानों पर, सीरिया और लेबनान में भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं थी। सीरिया और लेबनान दोनों स्थानों पर ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं थी। तो ये दोनों देश ने क्या किया, विदेशी सैनिकों को हटाने का मांग रखा कि हमारे यहाँ से इन विदेशी सैनिकों को हटाया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रयास से इंग्लैंड और फ्रांस की सेनाएं जो क्या किया, यहाँ से हटा ली गई। इस प्रकार ये भी समस्या का समाधान हो गया। सीरिया और लेबनान समस्या यही है कि यहाँ पर ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं थी, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास से यहाँ से हटा लिया गया। उसके बाद अगला जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वह है, भारत में आना पड़ेगा, कश्मीर का प्रश्न। कश्मीर का प्रश्न
में हम लोग आते हैं, तो भारत के स्वतंत्रता के बाद ही कश्मीर की समस्या उठ खड़ी हुई थी। पाकिस्तान की नज़र जो है वो कश्मीर पर गड़ी हुई थी। तो 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने लड़ाकू कबीलाइयों एवं सेना को कश्मीर पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। कश्मीर अपने आप में आज़ाद देश रहना चाहता था। जब देश ने वह न भारत में मिला था न पाकिस्तान में मिला था, तो पाकिस्तान क्या किया, कश्मीर पर हमला कर दिया। कब? 22 अक्टूबर 1947 को। तो बाध्य होकर कश्मीर के जो शासक थे महाराजा हरि सिंह, वो कश्मीर को भारत में विलय कर दिए। इसके राजा कौन थे? हरि सिंह। वो कश्मीर को भारत में विलय कर दिए। तो भारत ने भी अपना कश्मीर को रक्षा करने के लिए युद्ध में कूद पड़ा। और फिर यह मामला जो है वह सुरक्षा परिषद को सौंप दिया भारत। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास से 1 जनवरी 1949 को भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया। लेकिन युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन देख सकते हो ये जो पूरा जो कश्मीर है वो हम भारत के पास कितना बचा हुआ है। ये जो हरा रंग का दिखाई पड़ रहा है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, और जो लाल रंग का दिख रहा है वह चाइना के कब्जा में है। चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है। और ये जो पीला रंग का दिख रहा है यही भारत के कब्जा में है। कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यही है भारत के कब्जा में। तो यही है, इसी पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो लाल रंग का हल्का बूंदा बूंदा में लाल दिखाई पड़ रहा है यही लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी युद्ध विराम का स्थिति है। लाइन ऑफ कंट्रोल यहीं पर जो है भारत की सेना रहती है। तो ये स्थिति हुई युद्ध के बाद। तो अभी हम कुछ देर पहले पढ़े थे फिलिस्तीन की समस्या, फिलिस्तीन और इजराइल की समस्या, उसी तरह मिलती जुलती ये समस्या है। इसका भी समाधान बहुत मुश्किल है। तो क्या हो रहा, बार बार युद्ध हुआ, कई एक बार युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब कब युद्ध हुआ किसी को पता है तो बतलाओ। भारत और पाकिस्तान के बीच में कब कब युद्ध हुआ? पहले तो देखे 1947 में ही हो गया, फिर उसके बाद कब हुआ? 1 जनवरी 1949। नहीं, 1 जनवरी 1949 को भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम हुआ था, मैंने शांति हुआ था, संधि Yes, हुआ sir, था, yes, sir. संधि हुआ था ना। 1965 में हुआ। संधिए तो बोले सर। हाँ ठीक है, 1965 में हुआ, ठीक ना। 1971। उसके बाद हुआ 1971 में युद्ध हुआ। यही स्थिति को लेकर के हमेशा जो सेना जो है आमने सामने रहती है, और भारत को और हिस्सा को कब्जा करना चाह रहा है पाकिस्तान, तो अतिक्रमण करता है तो युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। 1999। हाँ, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। तो 1965 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, इसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत सकारात्मक योगदान रहा। उसके बाद 1971 में भी जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सकारात्मक योगदान रहा। उसके अलावे अन्य समस्याएं देखते हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा, वह है खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध क्या था, किसी को जानकारी है? इराक कुवैत पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिका 35 देशों को मिलाकर एक संगठन बनाता है और वह इराक पर हमला कर देता है 1990-91 में। इसी को हम लोग खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इस युद्ध में भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सकारात्मक रहा योगदान। उसके बाद अफ़गानिस्तान की समस्या, तो अफ़गानिस्तान की समस्या जो है उसमें मुख्य रूप से तालिबान की समस्या है। तालिबान का नाम हम लोग सुने होंगे पहले भी। तालिबान के बारे में किसी को जानकारी है? आतंकवादी संगठन है, इतना तो हम लोग जानते होंगे। तालिबान जो है वह सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है
जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में कंधार में। कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। तालिबान जो शब्द है वह पश्तो भाषा का शब्द है, पश्तो, जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी, लेकिन इसका जो विचारधारा है वह कट्टरपंथ है, इस्लामिक कट्टरपंथ। कट्टरपंथ का मतलब क्या हुआ कि यह शरिया कानून को लागू करना चाहता है। शरिया कानून क्या होता है? किसी को जानकारी है? शरिया कानून किसी को जानकारी है? नहीं सर। शरिया का शाब्दिक अर्थ होता है पानी की एक साफ व व्यवस्थित रास्ता, यानी कि इस्लामिक कानूनी व्यवस्था। शरिया कहते हैं इस्लामिक कानूनी व्यवस्था को। इसमें मुख्य रूप से है कुरान, हदीस और जो फतवा जारी किया जाता है इस्लामिक विशेषज्ञों द्वारा, तो उसी का यह मिश्रण है शरिया कानून। कुरान है, हदीस है, इसमें जो मतलब इसका मुख्य समझ सकते हैं कि इस्लाम के धर्म ग्रंथ की ओर लौटो। जैसे हिंदू में है वेदों की ओर लौटो, तो इसी तरह इसमें है इस्लाम के धर्म ग्रंथों की ओर लौटो। जैसे इस्लाम के धर्म ग्रंथ मुख्य रूप से कौन कौन है? कुरान है, हदीस है, सुन्नत है। तो इन्हीं सब ग्रंथों में जो वर्णन है उसी को यह 100% लागू करना चाहता है। जो सजाएं वर्णित है गलतियों के लिए, वही सजाएं लागू करना चाहता है। तो यही तलवानी है जिसको हम लोग आतंकवादी कहते हैं, और कट्टर इस्लामी कट्टरपंथ के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। तो अफगानिस्तानी समस्या जो है तालिबान से जुड़ा हुआ है। तालिबान की स्थापना कब हुई थी इस संस्था की? 1994 में। तो इस प्रकार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान की समस्या, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की स्वतंत्रता इत्यादि प्रश्नों पर सफल रहा। इसके अलावा भी संयुक्त राष्ट्र संघ कई मानव कल्याण संबंधी कार्य किया। मानव कल्याण संबंधी कार्य क्या हो सकता है? इसको हम लोग समझ सकते हैं बालकों, श्रमिकों और स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाना, शिक्षा, कला एवं संस्कृति का विकास करना, संक्रामक रोगों एवं महामारियों को रोकने का प्रयास करना, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। ये सब जो है संक्रामक बीमारियों को और महामारियों को रोकना, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, ये सब मानव कल्याण संबंधी कार्य हुए जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व लेवल पर ये सब काम किया। इसको हम लोग देख सकते हैं जो अभी हम पढ़े कहे कश्मीर को लेकर के थोड़ा सा और जानकारी देना चाहते हैं। कश्मीर के ये देखो, ये जो लाल रंग का जो है कश्मीर को कब्जा किए हुए है पाकिस्तान, तो इसको आज़ाद कश्मीर नाम रखा है। इसको हम लोग देख सकते हैं जो ज़्यादा डीप लाल है, डीप लाल वाला जो एरिया है उसको नाम क्या रखा है? आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर को एरिया देख रहे हैं, उसके ऊपर गिलगिट बल्टिस्तान है, गिलगिट बल्टिस्तान नाम रखा है। ये जो ऊपर में लाल रंग का देख रहे हो, ये सब एरिया रहने लायक नहीं है। ये सब बहुत पहाड़ी इलाका और बहुत ज़्यादा बर्फीला इलाका है। और उसके बाद इधर देखो अक्साई चीन जो पीला रंग का है, वह इस पर चाइना कब्जा किए हुए है। फिर जम्मू और कश्मीर देख सकते हैं, भारत के हिस्सा में इतना ही है। उसको और हम लोग आगे देखेंगे पुनः इस पर। फिर उसका विफलताओं में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता, संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता के बारे में अध्ययन करते हैं। विफलता का मतलब असफलता। तो असफलता में जो है वह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व में नस्लवाद है, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता है विश्व में, खुद अमेरिका में ही काला और गोरों की लड़ाई चलती है। ये सब समस्या को समाधान करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल नहीं हो सका है।
दूसरी समस्या है शस्त्रीकरण। तो शस्त्रीकरण की जो होड़ मची हुई है पूरे दुनिया में, हर देश अधिक से अधिक खतरनाक अस्त्र शस्त्र बनाने में लगा हुआ है, इसको भी रोक पाने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल नहीं हुआ है। फिर उसके बाद कश्मीर की समस्या, भारत में जो कश्मीर की समस्या है उसको भी सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल नहीं हुआ है। ये लड़ाई चल ही रही है, हम लोग न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि कश्मीर में इतना सैनिकों की जान गई, तो इस प्रकार का न्यूज़ आते रहता है क्योंकि यह समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। कश्मीर में हाल ही फिलहाल में धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया है, ये जानकारी होगी। धारा 370 और 35A। तो धारा 370 क्या था? 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद की अनुशंसा से संविधान की धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया है। इससे क्या हुआ, कश्मीर का जो ये दोनों धाराएं जो थी कश्मीर को विशेष बनाती थी। कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह जब भारत में विलय किए थे तो कई प्रकार के शर्त रखे थे। तो धारा 370 और 35A जो है वो कश्मीर को विशेष स्थिति का दर्जा देता था। धारा 370 में मुख्य रूप से जो बात थी वह थी कि संसद को सिर्फ जम्मू कश्मीर के मामले में रक्षा, विदेश, संचार के विषय में ही कानून बनाने का अधिकार था। अन्य विषयों के लिए उसे राज्य सरकार से अनुमोदन कराना जरूरी था, तो इससे विशेष उसे अधिकार दिया गया था जम्मू कश्मीर को। और धारा 35A में ये था, धारा 35A में जम्मू कश्मीर से बाहर का कोई व्यक्ति वहाँ नौकरी नहीं कर सकता था। जम्मू कश्मीर में वहाँ अपना भूमि नहीं खरीद सकता था, वहाँ मकान नहीं खरीद सकता था, यहाँ के सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई नहीं कर सकता था। तो ये धारा 35A में था, तो इस प्रकार इसे विशेष बनाता था। और धारा 370 में बतलाए, धारा 370 में इस जम्मू कश्मीर को अलग संविधान रखने का इजाज़त थी। इसके पास अलग झंडा होता था, इसके पास एक अलग झंडा था कश्मीर का। तो इस प्रकार धारा 370 और 35 दोनों समाप्त कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को। तो इससे क्या परिणाम हुआ, इसकी जो विशेष स्थिति थी वो समाप्त हो गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। देख सकते हो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बटा हुआ है। ये दोनों क्या बना, पहले एक राज्य था, उसे अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। जम्मू कश्मीर को इसमें ज़्यादा साफ दिख रहा है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इसमें देख सकते हैं। जम्मू की एरिया देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है। जम्मू कश्मीर हो गया, एक कश्मीर का एरिया हो गया। ये से क्या चीज है? क्या ये से कश्मीर हुआ, जे से जम्मू, के से कश्मीर, एल से लद्दाख। एरिया दिखला रहा है मैप में किसका कितना एरिया है। तो जम्मू कश्मीर साथ में हुआ, जम्मू कश्मीर, और एक बना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। इसमें ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की व्यवस्था की गई है, जबकि लद्दाख में विधानसभा की व्यवस्था नहीं है। ये सब राजनीतिक शास्त्र की विषय है, लेकिन इतने हम लोग समझें। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ नस्लवाद और सशक्तिकरण की समस्या जो है ये सब सुलझाने में सफल नहीं हो पाया है। साथ ही साथ ये भारत का और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर समस्या है इसे भी सुलझाने में सफल नहीं हो पाया है।
उसके बाद एक और जो समस्या है विश्व में वह है आतंकवाद। आतंकवाद को भी समाप्त करने में जम्मू कश्मीर सफल नहीं हो पाया है। जब न तब आतंकवादी हमला हो जाता है विश्व में, वो न्यूज़ में हम लोग पढ़ते हैं, यूरोप में भी होता है, भारत में भी होता है। तो आतंकवाद पूरा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसे भी समाप्त करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल नहीं हो पाया है। अब क्यों नहीं सफल हो पाता है, उसकी कमजोरी क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसको आज देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कमजोरियां हैं वो क्या है? पहला कमजोरी है कि वीटो पावर किसको दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में? संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर किसको दिया गया है? सिर्फ जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उन्हीं लोग को ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उन्हीं लोग को वीटो पावर देने का अधिकार दिया गया है, वीटो पावर दिया गया है। तो वीटो पावर का प्रयोग करके जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो कोई निर्णय ही नहीं लेने देते हैं। वीटो पावर प्रयोग करके जो शक्तिशाली राष्ट्र क्या है, कोई अपना हित देखता है। पहले वो क्या करेगा? विश्व का हित नहीं बल्कि वो अपना देश के हितों को देखेगा और कोई निर्णय लेने ही नहीं देता है। दूसरी जिससे कमजोरी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, वह है इसके पास अस्थायी सेना नहीं है। तो अस्थायी सेना नहीं रहने के कारण जो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा होता है तो उसको सुलझाने में इसको असमर्थ हो जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसको सेना कहाँ से मिलती है? सदस्य राष्ट्रों से इसकी सेना मिलती है। तो बड़े अंतर्राष्ट्रीय जब बड़ा देश लड़ने लगता है, जैसे अभी लड़ रहा है, रसिया लड़ना शुरू कर दिया, यदि दूसरा छोटा देश लड़ रहा होता है तो संयुक्त राष्ट्र अभी तक समाधान कर दिया होता। लेकिन खुद रसिया लड़ रहा है, खुद उसके पास एक वीटो पावर है, जिसके कारण इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। तीसरा जो है धन की कमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास धन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इस धन के लिए इसे सदस्यों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। तो जो ज़्यादा धन देता है उसके दबाव में आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा धन कौन देता है? जो इसके अस्थायी सदस्य हैं वही ज़्यादा देता है, जो शक्तिशाली राष्ट्र है। तो उन लोगों का प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ पर पड़ता है। फिर इसमें एक नियम बना हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आंतरिक मामलों पर किसी देश के आंतरिक मामलों का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जिसके कारण बहुत सा जो विवादास्पद प्रश्न है ना, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता ही नहीं है। तो इस कारण भी समस्या उत्पन्न होती है। आंतरिक मामला कह के संयुक्त राष्ट्र संघ किनारे हो जाता है। अगला जो है वह है प्रभावशाली राष्ट्रों की गुटबंदी। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे G8 के बारे में। G8 के बारे में कुछ लोग पढ़े थे। G8 में कई शक्तिशाली देश जो है अपना एक नीति बनाए थे, उसको हम लोग G8 के नाम से जानते हैं। उसमें था फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा, रसिया भी था। बाद में रसिया को हटा दिया गया तो G7 बन गया था। G8 ये जो कई गुट बना हुआ है, एक नाटो बना हुआ है। नाटो का फुल फॉर्म किसी को याद है? नाटो के बारे में बतलाए थे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्या है? बाहरी हमला की स्थिति में एक सैनिक सहयोग है, सैनिक गठबंधन है, जिसमें अभी इसमें वर्तमान में 30 देश है। जो भी यूरोप में जो देश है, अमेरिका वगैरह है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इटली है, नॉर्वे है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, लग्जमबर्ग है, नॉर्वे, ये सब है, पुर्तगाल है। इसके अलावा कुल मिलाकर के इसमें 30 राष्ट्र, ये सब जो गठबंधन बनाया हुआ है, ये सब पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ पर अपना दबाव बना लेता है। दबाव बनाने में कारगर हो जाता है, क्योंकि 30 शक्तिशाली जब राष्ट्र एक गुट में है तो क्या है, वो अपना दबाव बनाने में कारगर हो जाता है। एक और गुट है, उसका नाम है सीटो। सीटो का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी। सीटो मतलब साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, SEATO। बुक में थोड़ा सा मिस्टेक प्रिंट है, बुक में C लिखा हुआ है लेकिन C नहीं S होगा।
SEATO, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक प्रकार का सैन्य गठबंधन है। इस गठबंधन का नींव पड़ी थी 1954 में। इसमें है अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड, पाकिस्तान। तो इस प्रकार जो गुट बना हुआ है, ये गुट है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर दबाव डालता है और अपना मनमानी करता है। तो ये सब कमजोरी है संयुक्त राष्ट्र संघ के। एक और जो कमजोरी है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वह है कि सुरक्षा परिषद में भी क्षेत्रीय असंतुलन है। 5 में से 3 जो सदस्य है ना, वह यूरोप के ही हैं, और एशिया में सिर्फ चीन है। हालांकि रसिया भी है, तो रसिया एशिया और यूरोप दोनों में है। जो रसिया का जो राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप में ही है। तो एशिया में मुख्य रूप से चीन को ही अस्थायी सदस्य बनाया गया है, जिसके कारण यूरोपीय राष्ट्र जो है अमेरिका के साथ मिल करके मनमानी कर पाने में सक्षम हो जाता है। यानी एशिया में और अधिक लोगों को अस्थायी सदस्य बनाना चाहिए था संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो एशिया का एक अमेरिका है और 3 देश जो है यूरोप का ही है। तो इस प्रकार यूरोप का और अमेरिका का प्रभाव रहता है ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ पर। तो आज का इतना ही के साथ जो आज जो अध्याय है वो समाप्त हो जाता है। आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़े संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों, जिसमें हम लोग फिलिस्तीन की समस्या के बारे में पढ़े, कोरिया की समस्या के बारे में पढ़े, सुएज नहर समस्या, सीरिया लेबनान समस्या, कश्मीर की समस्या, खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान की समस्या। इन चीज़ों पर हम लोग देखें संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता के बारे में पढ़े, जिसमें नस्लवाद, शस्त्रीकरण की समस्या और कश्मीर समस्या, आतंकवाद, इन बिंदु पर संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरी में हम लोग देखें कि वीटो पावर जो दिया हुआ है शक्तिशाली राष्ट्रों को, अस्थायी सदस्यों को, जो निर्णय नहीं लेने देते हैं। इसके पास अपनी सेना नहीं है, इसके पास धन की भी कमी है, और इसमें एक नियम है कि किसी देश के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसका भी लाभ उठाता है देश और मनमानी करता है शक्तिशाली देश। फिर इसमें कुछ प्रभावशाली राष्ट्र जो गुटबंदी बनाए हुए हैं पूरा देश में, विश्व में, जैसे G8 हो गया, नाटो हो गया, सीटो हो गया। तो ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ पर प्रभाव डालते हैं। उसके अलावे जो सुरक्षा परिषद में जो है क्षेत्रीय असंतुलन है, क्योंकि इसका अधिकांश जो सदस्य हैं अस्थायी सदस्य, वह है यूरोप का है। एशिया का सिर्फ चाइना ही इसका सदस्य है। तो ये जो है क्षेत्रीय असंतुलन भी इसके सफलता के कारण है, संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलता है। इसी के साथ ये आज का जो अध्याय है समाप्त हो गया। सर, वीटो पावर अभी फिलहाल किसके पास है? जो अस्थायी सदस्य है उसी के पास न रहेगा। हम कह रहे हैं ना, जो अस्थायी सदस्य है, जो अस्थायी